दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सौरभ कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा यूपीपीसीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों, जिसके बारे में हमारा सॉल्व करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ना ही एक ना ही दो, दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आप देखिए। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह दोस्तों एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है कि इस राज्य में कितना वन है, किस जिले में कितना वन है, और यह प्रत्येक 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी करता है। उत्तर प्रदेश में वनावरण दोस्तों 6.15% है तथा वृक्षावरण 3.08% है। यानी इन दोनों को हम जोड़ दें तो 9.23% ही वन पूरे उत्तर प्रदेश में है, जबकि हमारे ऑप्शन में 12.15 था, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन वाले क्षेत्र जिले दोस्तों भदोही, मऊ व मैनपुरी हैं, जबकि न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले जो हैं दोस्तों वह भदोही, मैनपुरी व देवरिया वाले हैं दोस्तों। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ेंगे। आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के निम्नलिखित संसाधन कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न हमसे मानव संसाधन से संबंधित पूछा जा रहा है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह पूछ रहा है कि क्या जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक विकास प्रभावित होता है, या कहें कि जनसंख्या बढ़ने पर आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों। क्यों ऐसा होता है? अब दोस्तों इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। यदि जो बढ़ने वाली जनसंख्या है वह ज्ञान हो, उसके पास कौशल हो, योग्यता हो और प्रतिभा हो, तो वह पॉजिटिव प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह आर्थिक उत्पादन और विकास में योगदान करते हैं। किस तरीके से योगदान करते हैं दोस्तों? पहला एक वह श्रम बल का वृद्धि होती है। श्रम बल वह बल होता है जो किसी देश में संसाधन निर्माण या उत्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे नए नए नवाचार होते हैं, उत्पादन में वृद्धि होती है और जिससे देश का विकास आगे बढ़ता है दोस्तों। दूसरी चीज़ है उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि। अगर हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है और इसके चलते हम व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करके अपने श्रमिक उत्पादक और दक्षता में सुधार करते हैं, तो भी दोस्तों हमें अपने उत्पादन में वृद्धि होगी और हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। लेकिन यही जनसंख्या दोस्तों निरक्षर है, उसमें कौशल नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, तो यह हमारे आर्थिक विकास को धीमा करता है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनके सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ए है मसौदा समिति की नियुक्ति, बी है भारतीय संविधान पारित किया गया, सी है भारतीय संविधान का क्रियान्वयन की तिथि, और ऑप्शन डी है संविधान सभा की पहली बैठक। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। फिर मसौदा समिति की नियुक्ति की जाती है, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी होते हैं। फिर दोस्तों भारतीय संविधान को क्रियान्वित किया जाता है, जो कि 26 नवंबर 1950 को होता है दोस्तों। और फिर 1949 को होता है। फिर संविधान पारित किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से हम बात करें तो हमारा सबसे पहले चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर दोस्तों उसके बाद हमारा तीसरा होगा और फिर हमारा दूसरा होगा, और यह ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। आइए इस एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार भारतीय संविधान सभा की बैठक होती है। इसने जो संविधान सभा थी दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, यह देश के लिए संविधान के निर्माण के साथ साथ पहली संसद के रूप में भी यह
कार्य कर रही थी। फिर दूसरी बात दोस्तों, संविधान सभा ने 19 अगस्त 1947 को एक मसौदा समिति की स्थापना की और BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 26 जनवरी 1949 को भारत संविधान का कुछ भाग लागू किया गया जिसे मसौदा का पारित होना कहते हैं दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निजी संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC और STों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों को आप सभी को पता होगा हमारे देश में आर्थिक आरक्षण तो अभी दिया गया, लेकिन सामाजिक आरक्षण बहुत पहले से हमें नियमित किया गया था। और OBC, SC, ST के लिए शिक्षा में आरक्षण इसलिए किया गया ताकि यह शिक्षित हो सके और इनका सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ सके, और यह किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2005 में 93 संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा दोस्तों निजी संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC, ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। केंद्रीय शैक्षिक संरक्षण अधिनियम 2006 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में 27% OBC का आरक्षण निश्चित किया गया दोस्तों। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को भी 10% आरक्षण आरंभ किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा 73वें संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिए, 72वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। इसके लिए पंचायत नाम से 9वां भाग जोड़ा गया, जिसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय आते हैं। 74वां संविधान संशोधन दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया तथा इसके लिए 9 का जोड़ा गया दोस्तों। इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 18 विषय रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये दोस्तों विद्युत संयंत्र है और इधर दिया हुआ है कौन किस राज्य में है। सतपुड़ा, ध्रुवण, टनकपुर, उत्तरा और दाभोल, ये किन किन राज्यों में है आपको बताना है। इधर राज्यों के नाम दिए हुए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश। इसे अगर हम मिलाने का प्रयास करें तो सतपुड़ा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में दिया जाएगा, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में आ जाएगा दोस्तों। टनकपुर हमारा जो है उत्तराखंड में आ जाएगा, ध्रुवण हमारा महाराष्ट्र में तथा दाभोल जो है दोस्तों यह गुजरात में स्थित विद्युत संयंत्र है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। तो सतपुड़ा रेंज मध्य पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जिले में लगती है दोस्तों। ध्रुवण जो होता है थर्मल स्टेशन गुजरात के आनंदगढ़ जिले में स्थित है, टनकपुर उत्तराखंड में, और दाभोल जिसे दाभोल नाम से भी जाना जाता है यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पुस्तक दिया गया हुआ है तथा इनका इधर विषय दिया हुआ है और इनके बारे में हमें मिलाना है कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों मिरात इज सिकंदरी, मिरात इज सिकंदरी किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह गुजरात से संबंधित है। बुरहान ए माशिर दोस्तों यह बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। रियाज उस सल्तनत दोस्तों यह बंगाल के इतिहास से संबंधित है। रियाज उल इंसा यह महमूद गवान के पत्रों का संग्रह माना जाता है दोस्तों। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मिरात इज सिकंदरी दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1611 में रचित ऐतिहासिक कृति है जिसमें राणा सांगा तथा गुजरात का वर्णन मिलता है।
जफर खान के द्वारा गुजरात जीतकर जिसे मुजफ्फर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, सफल सैन्य अभियान को संदर्भित करता है दोस्तों। बुरहान ए मासरी जिसे भाग्य का प्रमाण के रूप से भी जाना जाता है दोस्तों, एक ऐसी पुस्तक है जो बहमनी सल्तनत के इतिहास पर केंद्रित है। वहीं पर रियाज उस सलातिन की बात करें तो दोस्तों यह पुस्तक बंगाल के पहले ब्रिटिश युग की ऐतिहासिक कहानी को दर्शाता है तथा यह 1788 में बंगाल में प्रकाशित हुआ और गुलाम हुसैन सली जैतपुरी द्वारा यह लिखा जाता है। रियाज उल इंसाह जो उसमें पुस्तक ज्ञान के उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, बहमी सल्तनत के प्रमुख राजनेता प्रधानमंत्री महमूद गावन के द्वारा यह पत्रों का संग्रह है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुशीलन समिति। इसके बारे में जो प्रमुख संस्थान के बारे में जान लेते हैं तो अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोता मित्तर द्वारा की गई थी दोस्तों। इसमें जतिननाथ बनर्जी, बारिंद कुमार घोष तथा अन्य लोग शामिल थे। 1907 में युगांतर समूह ने एक बेहद अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी सर फुलर को मारने का एक असफल प्रयास किया था। अनुशीलन समूह के घोष बंधु अरविंदो और बारिंदो को जिसके कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन पर अलीपुर साजिश मामले का मुकदमा चलाया गया था, जिन्होंने विभिन्न रूप से मारिक टोला बम साजिश, मारिकपुर साजिश कहा जाता है। दिल्ली वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए रास बिहारी बोस प्राथमिक साजिश करता थे जब वे नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर रहा था दोस्तों। ठीक है, अगली संस्था है हमारी अखिल भारतीय मजदूर संघ। तो ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का ट्रेड यूनियन संगठन था। इसकी स्थापना 1920 में विभिन्न उद्योग क्षेत्र में श्रमिकों अधिकारों को कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी दोस्तों। ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन निर्माण, परिवहन, कृषि, सेवा उद्योग जैसे विभिन्न श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता था तथा उनके हितों की रक्षा का प्रयास करता था दोस्तों। युगांतर की बात करें तो युगांतर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी समूह था जिसकी स्थापना 1906 में बारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र दत्ता और अरविंद घोष अन्य लोग इसमें शामिल थे। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की बात करें तो यह 1888 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के जो संस्थापक थे तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के द्वारा स्थापित एक राजनीतिक संगठन था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में समूह का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद जैसे प्रतिक्रिया तत्वों को कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने के लिए 1888 में संयुक्त भारतीय देशभक्ति संघ का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये भी याद रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो दोस्तों पंचायत के समस्त चुनाव का संचालन करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों यह किया जाता है। आइए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के में सभी पंचायत समस्त चुनावों का संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायत व नगर पालिकाओं के सभी चुनावों की निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशक, नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक कालीन प्रशासक में भागदहु कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए है जंगलों का प्रधान अधिकारी, ऑप्शन बी है राजस्व जमा करने वाला, ऑप्शन सी है समाचार पहुंचाने वाला, ऑप्शन डी है जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्व जमा करने वाले अधिकारी को वैदिक कालीन में भागदुह के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सूचियों को मिलान करने से है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है दोस्तों? तो आप सभी को पता है यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो यह वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के लिए से संबंधित है। अब आइए अनुच्छेद 324 के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324
चुनाव आयोग संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयों के चुनाव को निर्देशित और नियंत्रित और संचालित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 324 चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण को एक नया चुनाव आयोग निहित करता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त तो शामिल होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति समय समय पर तय करता है दोस्तों कि कितनी होनी चाहिए। अनुच्छेद 280 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है तथा राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। इसके साथ साथ वह कैग के रिपोर्ट को भी संसद के समक्ष रखता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच किए जाने वाले शुद्ध करों के वितरण से संबंधित राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 338 की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग है, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप से जाना जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए इस संविधान में निर्धारित सुरक्षा उपायों संबंधित मामलों की जांच करना, राष्ट्रपति द्वारा आदेशित अवधि में ऐसे सुरक्षा उपायों का संचालन करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना इत्यादि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।